हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। आज के बायोलॉजी लेक्चर वीडियो में मैं आप सभी को हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल समझाने वाली हूँ बच्चों। जिससे पहले हम इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करें, मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एटीज पर मैंने क्लास 12 बायोलॉजी सिलेबस से जेनेटिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इन सब की एक्सप्लेनेटरी वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कराई हुई है। अगर आपको जेनेटिक्स के टॉपिक समझने में दिक्कत आ रही है तो आप एक बार मेरी वो लेक्चर वीडियो जरूर चेक करिएगा। इसी के साथ क्लास 11-12 बायोलॉजी में जो मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स है जैसे कि क्लास 11 सिलेबस से काउंटर करंट मैकेनिज्म, कार्डियक साइकिल, क्लास 12 सिलेबस से प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन सभी की डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। आपके नीट बायोलॉजी सिलेबस यानी कि क्लास 11-12 बायोलॉजी सिलेबस से डिफिकल्ट टॉपिक्स को याद करने की ट्रिक वीडियोस भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, जैसे कि प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर से फाइटो हार्मोन्स के क्या फंक्शंस होते हैं उनको याद करने की ट्रिक वीडियो है, क्रेब्स साइकिल के स्टेप्स, ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स, तो वो सारी वीडियोस भी आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। बच्चों, मैं अपने YouTube चैनल पर 60 सेकंड्स के बायोलॉजी के शॉर्ट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ, ताकि आप लोग जब YouTube पर शॉर्ट्स देखते हुए टाइम वेस्ट करने आए तो इस 60 सेकंड्स के शॉर्ट्स को आप लोग स्क्रॉल करें और इनडायरेक्टली वो शॉर्ट्स देखते देखते आप लोगों की नीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन भी हो जाए। अब बात करते हैं हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल की। बच्चों, हार्डी वेनबर्ग ने जेनेटिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल का पहला पॉइंट कहता है कि एलिलिक फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। हर एक पॉइंट में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो कहता है द जीन पूल दैट इज टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट। और लास्ट का जो स्टेटमेंट है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल का, ये कहता है कि सम टोटल ऑफ ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसीज इज 1। आई एम श्योर अगर आप लोग क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने ये तीनों पॉइंट्स रट लिए होंगे कि छोड़ यार क्या समझना, कभी तकलीफ ही नहीं उठाई होगी कि भैया ये कहना क्या चाहते हैं। आज जरा थोड़ी सी तकलीफ उठाएंगे और बहुत आराम से, बहुत आसानी से समझेंगे कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में मेंशन ये तीनों पॉइंट्स कहना क्या चाहते हैं। एक स्टोरी सुनिए बच्चों। एक गाँव है, इस गांव में 100 लोग रहते हैं, ठीक है। मैं कह रही हूँ 60 लोग टॉल हाइट के हैं और इनमें से 40 लोग शॉर्ट हाइट के हैं। तो अगर मैं इस गांव में टॉलेस्ट टू शॉर्ट का रेशियो देखूं 60:40 होगा, यानी कि इसे मैं 3:2 भी लिख सकती हूँ, है ना। इतनी बेसिक मैथ्स हमें आती है। 60 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे, 0 से 0 कटा, 2 3 6, 2 2 4, 3:2 हमारा रेशियो होगा। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल कहता है बच्चों कि किसी भी पॉपुलेशन में जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो स्टेबल होती है एंड जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब है कि जब इस पॉपुलेशन के 100 लोग रिप्रोड्यूस होंगे, अपनी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे। सपोज मैं कह रही हूं कि इस पॉपुलेशन की जो नेक्स्ट जनरेशन आई उसमें टोटल अब गांव में 200 लोग हो गए। अब इन 200 लोगों में से टॉल इज टू शॉर्ट का रेशियो अभी भी 3:2 ही रहना चाहिए, ये कहता है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल कहता है कि किसी पॉपुलेशन में जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो स्टेबल रहनी चाहिए और इसका रेशियो जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर इस पॉपुलेशन में पहले 100 लोग थे और उसमें टॉलेस्ट टू शॉर्ट का रेशियो 3:2 था, तो इसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा होगी, फिर जो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इस गांव में होंगे, तो उन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में भी वापस से टॉलेस्ट टू शॉर्ट का रेशियो या फिर किसी भी कैरेक्टरिस्टिक का रेशियो कांस्टेंट रहना चाहिए। जो पिछली जनरेशन में था वही अगली जनरेशन में रहना चाहिए। तो जैसे मैं कह रही हूँ पहले 100 लोग थे, अब 200 हो गए, तो अब कितने लोग होंगे बच्चों ताकि रेशियो 3:2 बन जाए। कैसे सॉल्व करते हैं? बेसिक मैथ्स हम लोगों ने पढ़ी है। जब कोई चीज रेशियो में दी हो, 3:2 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इन नंबर्स के पीछे x लगा देंगे। 3x + 2x कितना होना चाहिए? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स 200 है। 3 + 2 हो गया आपका 5x = 200। x की वैल्यू निकाल देंगे बच्चों, 40 आ गई, यानी कि हमारा 3:2 रेशियो कितना जाना चाहिए? 3 × x, 3 × 40 + 2 × x, दैट इज 2 × 40, कितना हो गया? 120:80। यानी कि अगर 200 इंडिविजुअल नेक्स्ट जनरेशन में पैदा हुए हैं तो नंबर ऑफ टॉल इंडिविजुअल्स होने चाहिए आपकी 120 और नंबर ऑफ शॉर्ट इंडिविजुअल्स होने चाहिए आपके 80, तभी जाकर तो रेशियो 120/80 बनेगा। डिवाइड करके देख लो क्या आएगा, 3:2 ही आएगा। तो ये है आपके हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के पहले स्टेटमेंट का मतलब कि एलिलिक फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल रही। देखो 3:2 के रेशियो में ही रही एंड इट विल रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अगली जनरेशन भी जब पैदा होगी, चाहे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्यों ना कितने ही हो जाए, लेकिन उसमें जिन्हें हम कंपेयर करेंगे जिन कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसका रेशियो कांस्टेंट ही रहेगा।
जो दूसरा स्टेटमेंट था बच्चों, ये भी इसी से ही कनेक्टेड है कि द जीन पूल, टोटल नंबर ऑफ द जीन्स एंड देयर एलिस इन अ पॉपुलेशन इज कांस्टेंट। अगर रेशियो कांस्टेंट रह रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो जीन पूल है वो कंजर्व्ड रह रहा है। पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, रेशियो सेम ही रह रहा है, चाहे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन देयर रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, अब लास्ट स्टेटमेंट आ जाता है कि सम टोटल ऑफ एलिलिक फ्रीक्वेंसीज इज 1। अब इसे समझते हैं बच्चों। हार्डी विनबर्ग अंकल ने बोला, इन्होंने ना दो मैथमेटिकल इक्वेशंस दी थी, पहला p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 और दूसरी इक्वेशन कहती है p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या मतलब है इसका, बहुत इजी है, सुनो। p स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिल, q स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलिल। वहीं p स्क्वायर होता है डोमिनेंट इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी, q स्क्वायर होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव इंडिविजुअल्स और 2pq होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल्स। अब समझते हैं कि ये p और q है क्या चीज। हम गांव के एग्जाम्पल में वापस जाते हैं। इस गांव में इनिशियली 100 लोग थे, जिसमें से 60 आपके टॉल थे, 40 आपके शॉर्ट थे। आप लोगों ने जेनेटिक्स में ये चीज पढ़ी होगी, जैसे हम टॉल और डॉर्फ का एग्जांपल लेते थे। कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल को कहते थे, स्मॉल टी होमोजाइगस शॉर्ट इंडिविजुअल्स हो गए और कैपिटल टी स्मॉल टी आपके हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स हो गए। यहाँ पर जो टॉल था हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, डॉर्फ था वो हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में क्या हुआ बच्चों, हार्डी वेनबर्ग अंकल ने कहा कि जो भी डोमिनेंट फीचर होंगे उसे आप स्मॉल p से रिप्रेजेंट करिएगा, जो भी रेसेसिव फीचर होगा उसे आप स्मॉल q से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ गए। हार्डी वेनबर्ग कहते हैं कि सम ऑफ एलिलिक फ्रीक्वेंसीज इज 1, यानी कि p प्लस q आपका 1 होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ टॉल इंडिविजुअल्स प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉर्ट इंडिविजुअल्स 1 होनी चाहिए। अब तुम कहोगे दी हमें ये तो पता है कि इस गांव में 100 लोग थे, जिसमें से 60 लोग टॉल थे, 40 लोग शॉर्ट थे, लेकिन फ्रीक्वेंसी कैसे निकाले। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, सुनो बच्चों। फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका होता है कि जिस कैटेगरी के लोगों की पॉपुलेशन पूछी गई है, जैसे कि अगर मैं टॉल बोलूं तो टॉल अपॉन टोटल पॉपुलेशन कर दीजिए। 60 अपॉन 100 हम लोगों ने कर लिया, ये बन गया आपका 0.6। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिल हो गया आपका 0.6, तो इसकी फ्रीक्वेंसी यहां लिख दी मैंने 0.6। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलिल, शॉर्ट वालों की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपका 40 अपॉन 100 हो जाएगी, ये आ गई आपकी 4/10 यानी कि 0.4। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलिल हो गई आपकी 0.4। आपको फ्रीक्वेंसी पता चल गई बच्चों। इस गांव में जहां पर 100 लोग थे, 60 टॉल थे, 40 शॉर्ट थे, वहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिल, टॉल वालों की फ्रीक्वेंसी 0.6 है और रेसेसिव एलिल की फ्रीक्वेंसी 0.4 है। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव 1 होना चाहिए। कैलकुलेट करके देख लो, डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी 0.6 है, रेसेसिव की फ्रीक्वेंसी 0.4 है। 0.6 प्लस 0.4 1 होता है मेरी जान, तुमने आंसर निकाल दिया। ये था हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। अब दूसरी इक्वेशन कहती है p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये भी करके देख लेते हैं। p हमारे पास कितना आ गया, 0.6 आ गया, p का स्क्वायर निकाल देंगे। इक्वेशन कहती है p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि p का स्क्वायर निकाल दो बच्चों। 0.6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 प्लस q का स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। 0.6 का स्क्वायर 6 6 36 होता है, 0.36 प्लस 0.48 प्लस 0.16 कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि हमने अपने ये गांव वाले एग्जाम्पल से हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल की दोनों मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व कर दिया है। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल की पहली मैथमेटिकल इक्वेशन कहती है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिल प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलिल 1 होना चाहिए। हमने फ्रीक्वेंसी निकाली, कैसे निकाली, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स करा, हमारी एक एक करके फ्रीक्वेंसी आ गई। हमने देखा p प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना आ रहा था बच्चों, 1 आ गया था। फिर हमने p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq करके देखा तो हमारा आंसर वापस से 1 आ गया। यानी कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के तीनों स्टेटमेंट को हमने प्रूव कर दिया है। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द एलिलिक फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। The gene pool of a population remains constant और लास्ट में sum total of allelic frequencies that is p plus q is equal to 1। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि p square plus 2pq plus q square is equal to 1। ये था बच्चों आपका हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। मैंने समझा तो दिया, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें सच में समझ आया है या फिर नहीं आया है। एक क्वेश्चन करेंगे,
इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करके देखिए। अगर आपने खुद से सॉल्व कर दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरी मेहनत काम आई, मेरा समझाया हुआ आपको सच में समझ आया। मैं आपको एक्सप्लेन करके भी बता रही हूँ, पूरा सोल्यूशन बताऊंगी, लेकिन आई रिक्वेस्ट यू फर्स्ट पॉज दिस वीडियो, सॉल्व इट योरसेल्फ। बन जाता है बहुत अच्छी बात, नहीं बनता है तो मैं बता रही हूँ कैसे सॉल्व करना है। सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इट सेज अ जीन लोकस हैज 2 एलिल्स, कैपिटल ए स्मॉल ए। कैपिटल ए स्मॉल ए समझ गए ना, एक हमारे गांव के अंकल टॉल हैं और एक इंडिविजुअल पॉपुलेशन कैसी है, आपकी शॉर्ट वाली पॉपुलेशन है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिल कैपिटल ए इज 0.4, गांव से याद करें, टॉल वालों की फ्रीक्वेंसी दी हुई है बच्चों, टॉल वाले पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी यानी कि P दिया हुआ है। P कितना दिया हुआ है, 0.4 दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिल, P प्लस Q इज इक्वल टू 1, हमें याद है। इसमें P क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिल होती है, जो कि हमें 0.4 दी हुई है। उसके बाद हमें पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल बताइए, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल बताइए और होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल बताइए। जब आपको इंडिविजुअल पूछेगा तो याद रखिएगा, अगर आपको बोल रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल मतलब p² बताना है। रेसेसिव इंडिविजुअल पूछा हुआ है तो आपको q² बताना है। हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल पूछा हुआ है तो 2pq बताना है। अगर आपको पूछा हुआ है डोमिनेंट एलिल बताओ तो p, रेसेसिव एलिल बताओ तो q। ठीक है, हमें क्या पूछा है, p² पूछा है, q² पूछा है, 2pq पूछा हुआ है। दिया क्या है, सिर्फ p दिया हुआ है। कैसे निकालेंगे, p प्लस q इज इक्वल टू 1 होता है भैया। 0.4 प्लस q इज इक्वल टू 1, q निकाल लेंगे। q कितना आ गया, 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6 आ गया। मेरे पास q आ गया है और p आ गया है, लेकिन मुझे पूछा क्या है, इंडिविजुअल की पॉपुलेशन पूछी है। p² q² पूछा है, कैसे निकालूंगी, q² 0.6 का स्क्वायर कितना हो गया, 0.36 आ गया ना। q² मेरे पास आ गया। p² कितना है, p आपका 0.4 है तो p² आपका 0.16 हो जाएगा, ये भी तो आ गया। अब 2pq पूछा है, 2 इंटू p इंटू q पूछा है, 2 इंटू 0.4 पूछा है इंटू 0.6 पूछा है, 0.48 नहीं आ गया। कहीं ऑप्शन दिख रहा है, हमारा p² आया है 0.16, हमारा 2pq आया है 0.48 और हमारा q² आया है 0.36। आ गया आंसर। अगर तुम्हें फिर भी डाउट लग रहा है कि ये सही है या फिर नहीं है तो इक्वेशन में डाल देना, p² प्लस 2pq प्लस q² हमारा 1 होना चाहिए। p² हमारा कितना आया है, 0.16 आया है, 2pq हमारा 0.48 आया है, q² हमारा 0.36 आया है। कितना हो गया, टोटल करके देखो 1 आएगा मेरे बच्चे। हो गई तुम्हारी इक्वेशन सॉल्व। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के 3 स्टेटमेंट और उनका मतलब ये था। आई होप आप कभी नीट में या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के रिगार्डिंग कोई भी न्यूमेरिकल आएगा या फिर आपको इस पर 3 मार्क या 5 मार्क में क्वेश्चन लिखने को आएगा तो आप अब अच्छे से लिख पाएंगे। किसी और को आपको टॉपिक समझाना होगा तो आप अच्छे से समझा पाओगे। सच में अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।